तो चुनाव आयोग ने आज एक बेहद विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि ना हमारी मंशा में कोई गड़बड़ी है और ना वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है। खामियों को दूर करने के लिए ही हमने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का चुनाव आयोग ने बड़ा कड़ा जवाब दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि राहुल गांधी अब या तो 7 दिनों के अंदर हमें हलफनामा दें अपने आरोपों पर या फिर वो देश से माफी मांगे। तो ये सुनने चाहिए मुख्य चुनाव आयुक्त की आज राहुल गांधी को दी गई सीधी चुनौती। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। तो ये आपने सुना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी को, और उन्होंने बड़ा साफ कहा कि या तो हमें अब राहुल गांधी की तरफ से बिना नाम लिए उन्होंने कहा या तो हमें हलफनामा चाहिए या फिर हमें देश के लिए माफी चाहिए। अब आइए शुरू करते हैं हम आज के इस प्रोग्राम में। हमारे राजनीतिक दल जो है आप क्या सोच रहे हैं ये उनसे पूछें। गुरु प्रकाश पासवान, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सत्यप्रकाश मिश्रा जेडीयू से, तहसीन पूनावाला हमारे साथ होंगे राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे, आरजेडी के भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले गुरु प्रकाश पासवान जी का और पूनावाला साहब का स्वागत, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला साहब, आप बताइए पहले, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी कोई सवाल बाकी रह जाता है क्या? थैंक यू सौरभ भाई, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो ईसीआई को याद रखना चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई है, ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। और ये जो टोन में बात कर रहे थे धमकी वाला, ये धमकी वाला टोन चलेगा नहीं। वो देश के सेवक है, संविधान के पहले 3 अक्षर है, वी द पीपल, हम भारत के लोग, पहले 4 अक्षर है, वो हमारी सेवा के लिए। जिस टोन से वो विपक्ष के नेता किसी के लिए बात करे वो गलत है। मैं 2 या 3 पॉइंट लॉजिकली पूछते अपनी बात को समाप्त कर दूंगा, उसके विराम दूंगा। सबसे पहली बात, माननीय विपक्ष के नेता से वो एफिडेविट चाहते हैं। आज उन्होंने एक प्रेस रिलीज की कि आपको ऑब्जेक्शन तभी लेना था जब ये लिस्ट तब बना, ये रोल बना। उन्हीं के जो ऑब्जेक्शन है वो कहते हैं आप सेक्शन 20 रूल 3B ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960 के तहत माननीय विपक्ष के नेता दे। वो रूल यही कहता है जो आज का उनका प्रेस रिलीज है कि आपको 1 महीने के भीतर जब वो रोल बना तब आपको देना चाहिए था एफिडेविट। तो वो रोल के नीचे वो कैसे एफिडेविट दे, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, पॉलिटिकल बात होगा, ईआईसी क्यों एफिडेविट नहीं देता है माननीय विपक्ष के नेता को कि ये उनका रोल नहीं है? जितनी भी गलतियां और खामियां बताई गई वो देते। दूसरी बात, माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं पीयूष कितने हो सकते हैं भारत के अंदर, सौरभ कितने हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात की, इस बात को मैं विनम्रता से संभालता हूं। तो किसी का नाम गलत कर सकता है क्या? सौरभ शर्मा जो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे रहते हैं, जिनके पिताजी का नाम एक है, वे सारे सौरभ एक ही एड्रेस पे रहते, सारे पीयूष एक ही एड्रेस पे रहते जिनके पिताजी का नाम एक है। फिर तीसरा, बहुत कन्वीनियंटली कहते हैं ये ऐसे जनाब थे जो क्या करे, वो बेचारा बिहार से, वो बेचारा लखनऊ से मुंबई चलकर गया। आप सौरभ भाई इस चीज को समझिए, एक लड़का है, उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले उसकी नौकरी लखनऊ में लग जाती, वहां पर वो वोट देता, फिर उसकी नौकरी लगती है महाराष्ट्र के अंदर, वहां के चुनाव के पहले, फिर कर्नाटका में 2 चुनाव के पहले उनकी 2 अलग अलग जगह पे नौकरियां लगती। ये जिस देश में नौकरियां की कमी, इसकी नौकरियां लगती है, वहां जाकर वोट देता। फिर ये कहते अरे हमने वोट डिलीट नहीं किया, उसमें क्या गलत हो गया, खुद ही कहते अपने मुंह से। तो वही तो हम कह रहे हैं। और एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय विपक्ष के नेता, इंडिया टीवी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, उन्होंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव कवर किया। उन्होंने एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को डीकोड करने के लिए 6 महीने और 40 लोगों की टीम लगाई। जो उन्होंने खामियां बताई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो मानता है। वही बात माननीय यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, आज के वर्तमान एमपी अनुराग ठाकुर जी ने 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बताई। अब एक चीज है,
जिस चीज को कांग्रेस को 6 महीना लगा क्योंकि उनके पास डेटा नहीं है, वो अनुराग जी को 6 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हफ्ते के अंदर कैसे मिल गया? इसका दो ही राज है, या तो बीजेपी के पास ये डेटा पहले से, या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको मशीन रीडेबल डेटा दे रहा है। दोनों तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी एक ही चीज कह रही है, ये तो गलतियां हैं, पीयूष होते हैं। अरे भाई, पीयूष होता है ना, पीयूष, आदर, शर्मा, इस एड्रेस पे तो 100 नहीं रह सकते ना। एक बेडरूम के फ्लैट के अंदर 80 लोग तो नहीं रह सकते ना मेरे भाई, और वो 80 के 80 पीयूष तो नहीं हो सकते ना मेरे भाई। तहसीन पूनावाला साहब, चूंकि मुझे नहीं पता आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि नहीं सुनी, मैंने सुनी थी। आपके कुछ पॉलिटिकल आरोप है, उनका जवाब गुरु प्रकाश पासवान जी देंगे, लेकिन एक चीज जो इलेक्शन कमिश्नर ने कही, मैं चाहता हूं इसका उत्तर आप दे दें। उन्होंने कहा कि 2 जगह वोट हो सकते हैं एक आदमी के, लेकिन वोट वो एक ही जगह दे सकता है। दिया एक बटन एक ही बार दबाएगा, 2 बार दबाता है तो वो अपराध है। राहुल गांधी ये कह रहे थे कि ये जो वोटर डुप्लिसिटी है या जो फर्जी मतदान हुआ उनके मुताबिक वोट चोरी हुई, ये बार बार एक ही आदमी के द्वारा फर्जी वोट देने से हुआ। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, वोट एक आदमी एक ही बार देता है। सौरभ भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, लेकिन इसके पहले मैं आपके पीसी से गुजारिश कर रहा हूं, शायद गुरु प्रकाश जी का जो फीड है वो मेरी फीड में आ रहा, क्योंकि उनसे बार बार पूछ रहे, उनको आवाज सुनाई दे रही। अच्छा, तो मैं डिस्टर्ब हो रहा कि मैं आपका सवाल समझ गया, तो पीसी इसको प्लीज चेक कर ले, मैं इसका जवाब देता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा सौरभ भाई, पर इसको कहते हैं बीइंग स्मार्ट बाय हाफ। देखिए सौरभ भाई, उन्होंने क्या कहा, एक आदमी एक ही बार वोट दे सकता है। मैं भी ये बात सुनकर हैरान हो गया, मौला, मतलब क्या कोई टेक्नोलॉजी जो हम शायद मिस करते हैं? हो सकता है हम गलत है, विद्वान लोग हैं, इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है। फिर कहते नहीं, अगर वो देगा तो अपराध होगा। अरे भाई, वही तो हम कह रहे कि ये अपराध हो रहा है मेरे भाई, यही कह रहे। आपका डिफेंस है नहीं, ऐसा अपराध कोई नहीं करेगा। अरे भाई, आप ये बोलते कि हमारी इसी टेक्नोलॉजी है, हमने ये वेबसाइट बनाया, ये वेबसाइट एआई जनरेटेड है, जो भी है, कि अगर मान लो सौरभ भाई नोएडा में और मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो सौरभ शर्मा फलाने एड्रेस पे अगर उन्होंने समझो नोएडा में दे दिया, अब वो मुंबई में आए तो हमको एक अलर्ट आ जाता है और हम सौरभ भाई पे अटैक करें। वो क्या कह रहे, नहीं ये हो ही नहीं सकता। मैं सोचा कोई टेक्नोलॉजी, कोई इनके पास विकल्प है नहीं, क्योंकि अपराध हो रहा। वही तो हम कह रहे हैं मेरे भाई कि अपराध है, वही तो अनुराग ठाकुर भाई कह रहे कि अपराध हुआ है, वही कह रहे हैं, और आप उसी को घुमाते कह रहे देखो ये अपराध है। हम वही तो कह रहे अपराध हो रहा है भाई, यही कह रहे हैं। ओके, गुरु प्रकाश पासवान जी बताएं। नहीं, देखिए, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था सौरभ जी। मुझे लगता है कि आपके शो के बाद आज हम लोगों को एक कॉरिगेंडम रिलीज करना चाहिए, और तहसीन जी सीनियर है, तहसीन जी इस बात को समझेंगे। ये घोषित कर देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि राहुल गांधी इज अबव द लॉ। राहुल गांधी जी कानून के ऊपर है, राहुल गांधी जी पे संविधान लागू नहीं होता है। कैसी बात हो रही है? अभी तहसीन भाई हैं, सीनियर हैं, कह रहे थे कि धमकी वाला टोन, धमकी कौन देता है ये देश जानता है। राहुल गांधी जी का टोन क्या रहता है, राहुल गांधी जी का अहंकार कहां से आते हैं देश जानता है। और बार बार, एक बार नहीं सौरभ जी, आपको और आपके दर्शकों को अच्छी तरह से मालूम है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा है। क्या कहा है? कि इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज। क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की एक्सरसाइज पे रोक लगाई है? नहीं लगाई है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान संगत है? नहीं कहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के मूल भावना के विरोध में है? नहीं कहा है। तो समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी जी ने इतिहास उठा के देखिए, पहली बार होगा क्या कि राहुल गांधी जी माफी मांगेंगे? चुपचाप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक पर्चा पहुंचा देते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं, देश के चौकीदारों को अपमान किया, चौकीदार चोर है, रफाल के विषय में झूठ बोला। देखिए, आज की तारीख में सौरभ जी हमें यह समझने की आवश्यकता है, ये जिस प्रकार से संविधान का, संस्थानों का पॉलिटिकली मैनिपुलेट करते हैं ना, आज आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 2009 हम भूल गए हैं क्या? 2009 में देश में आम चुनाव होने वाले थे। किस व्यक्ति को बनाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर? नवीन चावला, जिसके बारे में शाह कमीशन ने कहा था, पब्लिकली कहा था दैट दिस मैन इज अनफिट टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। वही नवीन चावला जो कहता था कि आई एम द थर्ड सन ऑफ इंदिरा गांधी। क्यों बनाया था? क्यों बनाया था उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिल्कुल चीफ ऑफिसर बना दिया था? ठीक चुनाव के पहले बनाया था। रंगनाथ मिश्रा हो, एमसी चावला हो, तमाम ऐसे उदाहरण है जहां आपने लोगों को सुप्रीम कोर्ट के जज का टर्म खत्म हुआ, राज्यसभा भेज दिया, चुनाव आयोग का टर्म खत्म हुआ, चुनाव लड़वा दिया, मंत्री बनवा दिया। इससे ज्यादा घोर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है? तीसरी बात सौरभ जी, बहुत सरल सी बात है, आज इलेक्शन कमीशन ने भी स्पष्ट कर दिया है, इलेक्शन कमीशन संविधान के साथ खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट संविधान के साथ खड़ा है। संविधान के विरोध में कौन खड़ा है? तो एक परिवार खड़ा है।
वो परिवार जो आज नव सामंतवाद का प्रतिनिधि हो गया है, वो परिवार जिसको लगता है कि वो संविधान के ऊपर है, कोई क्वेश्चन करने आता है, राहुल गांधी जी नहीं जाएंगे। अरे भाई, आपको याद होगा 2014 के पहले एयरपोर्ट पे जाते थे तो रहता है ना कि भाई ये लोग एग्जेम्प्टेड हैं, कि भाई इनके ऊपर कोई चेकिंग नहीं होगी, उसमें रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम हुआ करता था। तो आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए सौरभ जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देश के लोगों को बता दीजिए। गुरुप्रकाश जी, लेकिन अभी तहसील पूनावाला जो कह रहे थे, इनका कहना यह है इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के जो मूल प्रश्न थे उनके उत्तर नहीं दिए, राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप का जवाब नहीं आया, ये कह रहे हैं। अरे भाई देखिए, ऐसा है कि स्पष्ट आंकड़ों के साथ उत्तर दिया गया है। चुनाव आयोग के पोर्टल में क्या बिहार की जनता, और बिहार की जनता आप जानते हैं कि बिहार एक पॉलिटिकली कॉन्शियस स्टेट है, एक भी शिकायत आई है क्या? मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं पटना से लाइव हूं, एक भी शिकायत बिहार की जनता ने नहीं दी है। आरजेडी के बीएलए 50,000 से अधिक घूम रहे हैं, कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं फाइल होता है। आप फॉर्मल कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे, चुनाव आयोग के खिलाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, चुनाव के खिलाफ में यात्रा करेंगे, चुनाव के खिलाफ में आप इस प्रकार से माहौल बनाएंगे, ऐसे नहीं होता। आई एम सॉरी, आप एक ऐसे देश में रहते हैं जहां संविधान है, जहां रूल ऑफ लॉ है, और आपको भी आपकी इच्छा हो या इच्छा ना हो, संविधान मानना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की ओके, एक सेकंड, अब सत्यप्रकाश मिश्रा जी जेडीयू से जुड़े हैं हमारे साथ। गुरुप्रकाश जी, मैं आता हूं, एक सेकंड मैं, लेकिन एक बार तहसीन पूनावाला साहब, आज एक पॉइंट ऑफ रूल उठाया जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि राहुल गांधी हलफनामा क्यों दें, यह सवाल पूछा जाता है। राहुल गांधी ने कहा मैं तो एमपी हूं, मैंने तो संविधान की शपथ उठाई है, तो मुझसे हलफनामा क्यों मांगते हैं? उन्होंने कहा रूल मैंडेट करता है, हम किस रूल के अंतर्गत जांच करें उनके आरोपों की? हलफनामा देना पड़ेगा, नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। आई एग्री विथ यू सौरभ जी। मैं ये पॉइंट दोबारा से दोहराता हूं, लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कहना चाहता हूं, मैं दोबारा से दोहराता हूं ताकि आपके माध्यम से सारे दर्शक और सब लोग समझ जाए। बिल्कुल सही कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आप वो रूल पढ़े, इंडिया टीवी ने सबसे पहला वो रूल ब्रेक किया, और इनका जो प्रेस था, वो रूल है रूल 20 सबसेक्शन 3B ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960। ये रूल क्या कहता है? अगर मुझे थोड़ा फ्रेम पे लाए, क्योंकि फिर दर्शक को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि शायद फ्रेम चला गया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं आ रहा हूं लाइव। नहीं, आप आ रहे हैं, वो हम अभी आपको ले रहे हैं स्क्रीन पर, आप अपनी बात बोलते रहिए। सॉरी, थैंक यू। हाँ, ये रूल कहता है रूल 20 सबसेक्शन रूल 20 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन B ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960। ये रूल मेरे सामने है। ये रूल कहता है कि जब इलेक्टोरल रोल बना, 2, 3, 4 साल पहले, जिसके बारे में राहुल जी कह रहे, उसके 1 महीने के भीतर अगर कंप्लेन नहीं दिया गया तो कंप्लेन को खारिज की जाएगी, और ये कहता है रूल 14 उसी एक्ट का। अब इलेक्शन कमीशन खुद राहुल गांधी को एक ऐसे रूल में एफिडेविट देने को कह रहा है, जो रूल खुद कहता है कि अगर 1 महीना जब वो रूल बना, अच्छे 2-3 साल पहले, तब अगर उन्होंने नहीं दिया तो रूल 14 कहता है उनका एफिडेविट साबित नहीं होगा। होप मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया। अब मैं जो मुख्य बात कहना चाहता हूं, मैंने आपके शो पे स्पेसिफिक आरोप लगाए, मैं विनोद भाई को देख रहा हूं, इन्होंने भी लास्ट टाइम मैंने देखा था कॉफी पे आपके साथ, इन्होंने स्पेसिफिक की बात रखी, आप भी रखे सौरभ भाई, मैं सबका आभारी हूं। इसका जवाब हमें यह मिलता है गुरु प्रकाश भाई से, रॉबर्ट वाड्रा एयरपोर्ट पे क्यों जा रहे थे, नवीन चावला ये क्यों कर रहा था? भाई मैं तो कह रहा हूं सारे खराब थे, मैं तो कह रहा हूं सारे खराब थे, मैं तो कह रहा हूं ये सारे खराब होने के बाद, गुरु प्रकाश भाई ने आपके बीच में नहीं बोला, ये सारे खराब होने के बाद आपको मौका मिला है देश की सेवा करने का। ये तो आपका एक्सक्यूज नहीं हो सकता था कि 80s 90s 2000 में क्या हुआ। ये जो आरोप राहुल जी ने बनाए, हूबहू ये आरोप माननीय अनुराग ठाकुर भाई ने बताए, यानी कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। हम कहते चलो गड़बड़ी है, सारे रिजाइन कर देते, आप वो भी ना करें। यही आरोप माननीय गृह मंत्री पर लगाते बिहार के अंदर, आपकी जन्म और कर्म भूमि में। माननीय गृह मंत्री साहब कहते कि घुसपैठिए आ गए, अगर घुसपैठिए आ गए, क्या उन्होंने 2024 में वोट किया? अगर नहीं किया 2024 के बाद आए तब भी आप जिम्मेदार हो, तब किया वोट तब भी आप जिम्मेदार हो। भाई जिम्मेदारी तो आपकी ना पिछले 12 साल से। आप नवीन चावला को दोष दे, सोनिया जी को दे, इंदिरा जी को दे, राहुल जी को दे, रॉबर्ट वाड्रा को दे, भाई आप जो सवाल पूछो अनुराग ठाकुर पूछ रहा है, वो सवाल के जवाब दे। मैं जाना चाहता हूं अब सत्यप्रकाश मिश्रा जी के पास। अगर तहसीन भाई, वैसे तहसीन जी जो है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन चूंकि ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट आर्टिकुलेट करते हैं, इसीलिए मैं ये लिबर्टी ले रहा हूं कि ये सवाल मान लीजिए ऑपोजिशन ही पूछ रहा हो, तो ऑपोजिशन अभी शांत नहीं हुआ है। हाँ, कांग्रेस को वोट देते हैं। चलिए, तो कांग्रेस ये सवाल पूछ रही है, ऐसा कह सकते हैं हम अभी, मतलब उनकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई हैं। सत्यप्रकाश जी, देखिए, मेरा मानना है सौरभ जी, कांग्रेस उस दौर से गुजर रही है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश भी अवतार लेकर आए
और कांग्रेस को बताएं कि देखो देश संविधान से चल रहा है और सभी शक्तियां जो संविधान की संस्थाएं हैं वो पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। तो राहुल गांधी जी, उनकी पार्टी और उनके समर्थक तहसीन पूनावाला जी को समझाना बहुत मुश्किल है। जनता ने 3 बार नकार दिया, उससे बहुत पीड़ित है, बहुत दर्द है इनको। बिहार में पिछले 30 सालों से बहुत कम सीटों पे हैं, दिल्ली में साफ है। तो अब कांग्रेस को समझाना बहुत मुश्किल है। तो इस बात की उम्मीद मत कीजिए तर्क देंगे और कांग्रेस उस तर्क पर सहमत हो जाएगी, ये संभव अब नहीं दिखता। अब ये लड़ाई आर पार की है और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से आज बेबाक होकर के सारी बातें देश के सामने रखी है, तो ये देश को समझना होगा। और सोशल मीडिया पर भी इसका ट्रेंड शुरू हो गया है कि राहुल गांधी आखिर कब आप समझेंगे कि इलेक्शन देश में ईवीएम से वोटर आईडी के आधार पर पूरी तरह निष्पक्ष हो रहा है। वो समझने को तैयार नहीं। आखिर वो ये हरकत कर क्यों रहे? आप समझिए, जो व्यक्ति लगातार 3 बार देश में नकार दिया गया हो, वो इतना डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में आ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को समेट के रखने की एक जिम्मेदारी उन पे है और उनको वो बरगला रहे हैं। जैसे तहसीन भाई सहमत हो गए कि देखो नहीं नहीं नहीं, ये वोट चोरी का मामला है। ये कैसे साबित करेंगे कि यार कि ये वोट चोरी नहीं है? लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, जो वोट के डकैत लोग थे, जब वोटर लिस्ट कैसे बनता था, वोटर आईडी कार्ड तक नहीं होता था 93 के पहले, उस जमाने में कांग्रेस ने कैसे कैसे सरकारें बनाई हैं और कैसे कैसे आधी आधी रात को कई राज्यों की सरकारें बर्खास्त किए 356 का इस्तेमाल करते हुए, जब एसआर बोम्मई का फैसला नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो उस कांग्रेस को लोकतंत्र में अब यकीन मुझे लगता है कि नहीं बचा है, क्योंकि उसकी सत्ता हाथ से जा चुकी है। अब कैसे बताएं सौरभ जी कि कांग्रेस पार्टी 99 सीट पर उसी वोट और पारदर्शिता के तहत पहुंच पाई? भारत जोड़ो यात्रा करने वाली कांग्रेस पार्टी आखिर भारत के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ना क्यों चाहती है? ये सवाल जरूर है। ठीक तो है। देश समझता है, जनता समझती है, कांग्रेस ना समझदार है, वो कभी नहीं समझेगी। 3 और मेहमान है हमारे साथ। सत्यप्रकाश जी, मैं आता हूं आपके लाइन में पास। जोड़ देना चाहता हूं, एक आखिरी लाइन में जोड़ देना चाहता हूं कि बिहार का चुनाव है और स्पष्ट कहा है चुनाव आयोग ने, जो वोट योग्यता रखता है उसका वोट कोई नहीं काटेगा। 10 लाख बीएलओ यदि काम कर रहे थे चुनाव में, तो वोट चोरी का आरोप कैसे आप लगा सकते हैं? आप हलफनामा नहीं देना चाहते। मतलब देश का विपक्ष का नेता दस्तखत करने से इतना घबराता है किसी डॉक्यूमेंट पर कि हाँ मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं ये दस्तखत करके बता रहा हूं चुनाव आयोग जी कि आपके कार्यकाल में ये घटनाएं हुई हैं। तो राहुल गांधी को दस्तखत करने में इतना डर क्यों लग रहा है भाई? अच्छा ठीक है, जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी से जुड़ गए हमारे साथ। जयंत जी, स्वागत है आपका। फिर जाइए जी सुप्रीम सत्यप्रकाश कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, वो जाना नहीं ओके है। सर, ओके। कांग्रेस हर्षवर्धन की एक त्रिपाठी ही जी, मकसद विनोद है, अग्निहोत्री देश जी के भी आ गए हैं लोकतंत्र प्रोग्राम में। आपका भी बहुत स्वागत है। जयंत जिज्ञासु जी, एसआईआर पर तो बहुत डिटेल में उन्होंने बताया, पूरी प्रक्रिया भी समझाई और उन्होंने ये भी कहा इसी महीने में क्यों करना पड़ रहा है, पिछली बार भी इसी महीने में हमने टाइम से पूरा कर लिया था। अभी भी कोई ऐतराज है, कोई शिकायत है? देखिए, हम एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जिसमें हर किसी को लगे कि यह उसी का देश है, जो कि बापू का आखिरी व्यक्ति भी उपेक्षित महसूस नहीं करे। जैसे जैसे हमारे लोकतंत्र की मियाद बढ़ती जाती है, वैसे वैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से इस देश के कमजोर लोगों को बाहर धकेलने की कोशिश शुरू हो जाती है। ये तो लोकतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है। चुनाव आयोग आज जो कुछ भी कह ले, लेकिन बिहार के हर गरीब के घर में यह बात पहुंच गई है कि उसके मताधिकार के साथ जो यह छेड़छाड़ चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर कर रहा है, इसकी माफी उसको नहीं दी जा सकती। और हमने 3 स्तरों पर इसका विरोध किया है। डे फर्स्ट से हम जनता को भी सजग कर रहे, हम जो है सड़क पर भी उतर रहे, बिहार बंद किया, चक्का जाम किया, और हमने अदालत का रुख भी किया। अब अदालत एक स्वायत्त ढंग से चुनाव आयोग काम करे, इसको लेकर बार बार अपने मशवरे देता रहा कि जो सहज सुलभ दस्तावेज है आप उसको मान्य करिए। लेकिन चुनाव आयोग अगर नहीं उसको माना तो और कौन फिर और कहां आदमी रुक करे? तब आखिरी जजमेंट माने आखिरी जो निर्देश की शक्ल में अंतरिम फैसला था, उसमें तो कहा कि आपको इसको कंसीडर करना। दूसरा कि बिहार में जो समरी रिवीजन के बाद वोटर लिस्ट हमें उपलब्ध हुआ जनवरी में, ये 7 महीने के अंदर 22 लाख लोग मर गए, ये चुनाव आयोग का कहना है। नहीं, उन्होंने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा
उन्होंने इसका जवाब दिया जिज्ञासु जी। उन्होंने कहा ये 4 महीने में नहीं, ये 20 साल का डेटा है। समरी रिवीजन में एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं दिया जाता। समरी रिवीजन एक रैंडम रिवीजन होता है। एसआईआर में फ्रेश तरीके से हर मतदाता का नाम जोड़ा जाता है। ये 22 लाख लोग 4 महीने में नहीं मरे, ये 20 साल का डेटा है। मैं कह रहा हूं कि ये रॉकेट साइंस नहीं है। 20 साल का डेटा मतलब 20 साल से जो चुनाव हो रहे थे उसमें मृत व्यक्तियों के नाम शामिल थे क्या? ये आप कह सकते हैं, ये कहा जा सकता मैं है। वही आपसे कह रहा हूं कि 20 साल से जो चुनाव हुए हैं, अनेक चुनाव हुए हैं, बिहार समेत आम चुनाव हुए, तो उसमें मृत लोग भी वोट डाल देते क्या? और नहीं, चुनाव आयोग स्वयं मृत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था, उन्होंने वोट डाला, ये जरूरी नहीं है। कमाल की बात है ना कि मृत लोगों का नाम स्वतः एक स्वाभाविक सामान्य प्रक्रिया है। हर चुनाव के पहले उनके नाम हटाए जाते हैं। इस अमृत काल में पता नहीं किस किस तरह का विष छलकाया जा रहा है। यही तो हम कह रहे हैं कि चाहे दोहराव हो, कि स्थानांतरित हो, कि मृत हो, कि लापता हो, वैसे लोगों का नाम सामान्य तौर पर मतदाता सूची से बाहर किया जाता है। लेकिन बात तो यह है कि औसतन 27,000 लोगों के नाम हर विधानसभा चुनाव से कलुषित तो वो तो अब तो वो लिस्ट भी पब्लिक हो गई जयंत जी, और वो लिस्ट तो आप लोगों के पास पहले से थी, 20 जुलाई से थी। सुनिए ना, हम तो बार बार ये मांग करते रहे कि जो आपने जनवरी में सूची जारी की, उस सूची के तहत आप चुनाव कराएं। और दूसरा कि आप इतनी अपारदर्शिता, अविश्वसनीयता क्यों अख्तियार कर रहे हैं, रहस्यमयी तरीके से क्यों काम कर रहे हैं? बिहार ही नहीं, जिन जिन सूबों में हमने प्रमाण के साथ शिकायत दर्ज कराया कि इतनी बड़ी विसंगति और अनियमितता हुई है, वहां की वोटर लिस्ट डाउन कर ली गई वेबसाइट से। और बिहार में मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए, वो 65 लाख लोग उनकी लिस्ट, लोगों की 65 लाख लोगों के नाम अब पब्लिक हो गए या नहीं हो गए? उन्होंने कहा हमने 56 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन कर दिया। क्या वो लिस्ट आप लोगों को पहले दी गई थी या नहीं दी गई थी? नहीं दी गई थी। चुनाव आयोग ने हम लोगों को यह आश्वासन दिया था कि हम कारण सहित जिनके भी नाम उड़ाए जाएंगे, एपिक नंबर के साथ, पूर्ण पता के साथ, बूथ के साथ, पंचायत वार हम आपको सूची जारी करेंगे। अब आपने ये कह दिया कि हमें तो लिस्ट ही नहीं मिली, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अब या तो आप झूठ बोल रहे हैं या मुख्य चुनाव आयुक्त ने झूठ बोला, क्योंकि उन्होंने अभी कहा कि हमने सबको लिस्ट दे दी थी। हम जो आपके सामने रखना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, बिहार ही नहीं देश के लोगों को यह पता चले कि हम जो बोले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। चुनाव आयोग के अब तक के जितने आपको बयान दिखाई पड़ेंगे, अखबार में विज्ञापन कुछ और चुनाव आयोग के अधिकारी अच्छा ठीक है, प्रेस को मैं एक बार जरा विनोद अग्निहोत्री जी, आप सौरभ की सर अंतिम बात मुझे क्या कहने देते हैं? जयंत जी मैं आ जाऊंगा, लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी एक एक राउंड और हम लोग बात कर पाएंगे। विनोद जी, एसआईआर का भी उत्तर दिया मुख्य चुनाव आयुक्त ने, और राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उनके आरोपों पर साफ उनसे माफी मांगने या शपथ पत्र देने के लिए कहा। सवाल यह है, चुनाव आयोग से जो जवाब अपेक्षित थे वो आए या नहीं? नहीं, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तो स्पष्टता, सारी चीजें स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन विपक्ष उससे कितना संतुष्ट होगा ये अलग बात है। क्योंकि जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और चुनाव आयोग ने जैसे ही राहुल गांधी के मुद्दे पर बिना उनका नाम लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी बात रखी, तो उसके समानांतर कांग्रेस ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खारिज करना शुरू कर दिया और उस पर लगातार उन्होंने काउंटर भी दिया। और वो सब जो राहुल गांधी बोल रहे थे वहां सासाराम में, वो भी साथ में शेयर किया चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त की बाइट के साथ। तो जाहिर है विपक्ष तो इससे संतुष्ट हुआ नहीं है जो दिया है। अब प्रश्न ये है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का ज्यादा जोर इसी पर है कि राहुल गांधी हलफनामा दें या माफी मांगे। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब ने कहा कि ये नियम लागू ही नहीं होता है राहुल गांधी के आरोपों पर। अब ये जो ज्ञानेश कुमार जी उसी के तहत हलफनामा मांग रहे हैं। अब रावत जी सही बोल रहे हैं या ज्ञानेश कुमार जी सही बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं और इसी सरकार के अपॉइंटी रहे हैं और ये बीस सरकार के अपॉइंटी हैं। तो ये अभी तहसीन भाई जो कि वकील हैं, उन्होंने भी स्पष्ट किया कि वो हलफनामा जो है दूसरे नियम के तहत मांगा जा रहा है। भाई सवाल ये है कि अगर पब्लिक डोमेन में उन्होंने कोई बात कही है और बाकायदा जो है वीडियो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो दे करके कही है, तो आप सीधे संज्ञान ले लीजिए। सोता हलफनामा पे जोर क्यों दे रहे हैं? हलफनामा अब राहुल गांधी मुकर थोड़ी सकते हैं अपनी उस बात से, मुकरेंगे तो उनकी पोजीशन खराब होगी। और बिंदुवार जो 5 मुद्दे उन्होंने उठाए उनका जवाब दे दीजिए, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? या आप जांच करा लीजिए उसकी,
और नहीं तो मैं तो पहले लगातार कहता रहा हूं कि सारे आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी कर दे, कोई बड़ी हाई पावर कमेटी कोई सरकार बना दे, चुनाव आयोग खुद कर ले, क्योंकि इस तरह से तो ये इसका जवाब देते हुए विनोद जी उन्होंने ये कहा कि मैं 1.5 लाख लोगों को नोटिस थोड़ी जारी कर सकता हूं। आप तो 1.5 लाख लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, 1.5 लाख लोगों को नोटिस ना जारी करें, लेकिन जो मुद्दे उठाए गए उनकी जांच करने की क्या दिक्कत है? ये तो देखिए, अब 1.5 लाख लोगों को नोटिस आप नहीं जारी कर सकते, आप हलफनामा मांग रहे हैं। फिर हलफनामा आप बीजेपी के लोगों से भी मांगे, उन्होंने भी तो वही आरोप लगाए हैं कि फर्जीवाड़ा रायबरेली में सूची थी, फर्जीवाड़ा जो है वहां सूची थी, क्या कहते हैं, कन्नौज में और स्टालिन की कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो भी वही आरोप, उसमें भी फिर हलफनामा मांगिए। तो सवाल ये है कि आप दूसरी बात ये बार बार कहा जाता है कि सब 3 बार रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस को। अरे भाई, 1952 से लेकर 1977 तक विपक्ष पर लगातार रिजेक्ट हुआ, तो क्या सवाल उठाने बंद कर दिए थे विपक्ष? ठीक है, ठीक जब है। भाजपा की 2 सीटें थी 84 में, तब भी भाजपा ने सवाल उठाए और उठाने चाहिए। ये कोई पैमाना थोड़ी है कि 3 बार रिजेक्ट करते अब नहीं उठाए। देखिए, राहुल गांधी हलफनामा नहीं देंगे और राहुल गांधी संस्था का काम है, सरकार राहुल गांधी ना माफी मांगेंगे ना हलफनामा देंगे, ये तो सभी जानते हैं। चुनाव आयोग ने क्या उन आरोपों के जवाब दिए? तो कुछ के तो दिए ऐसा। अब वो जवाब आपको किसी आप किसी को भी है, राहुल गांधी किसी को वो से सहमत होना वो अलग बात है, उन्होंने अपनी तरफ से उसका जवाब दिया। जैसे भाई 0 हाउस नंबर क्यों होता है, इसका जवाब भी उन्होंने दिया। क्या महाराष्ट्र में ज्यादा वोटर जोड़ दिए गए, क्या महाराष्ट्र में वोटिंग ज्यादा दिखा दी गई, इसका जवाब भी उन्होंने दिया हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। लेकिन क्या इससे ये जो राजनीतिक द्वंद्व हो रहा है ये बंद होगा? नहीं सौरभ जी, सबसे पहले तो ये कि चुनाव आयोग ने प्रेस वार्ता की, ज्ञानेश कुमार ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की जो अहमियत होती है वो रीढ़ की हड्डी दिखाई है। पॉलिटिकल बुलिंग नहीं हो सकती है किसी भी संवैधानिक संस्था के साथ, ये उन्होंने दिखाया है। और भारत के लोग आज इस बात को देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह की अराजकता करने की कोशिश की, ये ठीक है, जांच आगे हो ना हो, हलफनामा दे न दे, ये पॉलिटिकल सवाल हो गया है। और चुनाव आयोग ने शायद इसीलिए मैसेजिंग करने की कोशिश की है कि आप 7 दिन में हलफनामा दीजिए, नहीं तो हम उसको निराधार मानेंगे। क्या सचमुच कोई प्रमाण दिया है? जितने लोगों के नाम उन्होंने कहे थे, क्या उनमें से कोई भी नाम ऐसा निकला जो सच निकला हो? 80 लोगों का नाम, 4-4 जगह नाम, एक पते पर नाम, उस सब पर पहले भी फैक्ट चेक हो गया। सवाल यह है कि क्या होना चाहिए लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी? चुनाव आयोग कह रहा है कि हम चुनाव को ठीक से कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप लोग साथ आइए, हम अच्छे से चुनाव कराएंगे। राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? वो रैली निकाल रहे हैं और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर संदेह खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, पता नहीं कैसे नेता लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि 2003 के बाद 20 साल तक मुर्दा लोग वोट देते रहे, नेताओं के कुतर्क का सौरभ जी जवाब नहीं है। अरे भाई, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, नाम कटने और नाम जुड़ने की प्रक्रिया होती है, फॉर्म 6-7 भर के जो देते हैं, लेकिन जो मर जाते हैं, जो नहीं है या जो कहीं चले गए, उनकी डुप्लीकेसी या उनके न होने के बाद भी उनका वोटर लिस्ट में होना, उसी लिए तो एसआईआर करना पड़ता है और उसी लिए एनुमरेशन फॉर्म, गणना प्रपत्र भराया जाता है। होना ये चाहिए था कि देश के हर राजनीतिक दल को आज साथ आकर चुनाव प्रक्रिया बेहतर हो उसकी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हारे लोग लोकतंत्र का ऐसा तमाशा बनाएंगे, ये 1952 से 77 तक हारने के बावजूद किसी विपक्षी पार्टी ने नहीं किया। विनोद जी ने अच्छा याद दिलाया, 2 रहने पर भी नहीं किया और 84 रहने पर भी नहीं किया और 200 रहने पर भी नहीं किया। लेकिन ये 52-99 में राहुल गांधी की ये गति हो गई, ये देश बहुत अच्छे से देख रहा है। जी अच्छा, ठीक है। एक बार गुरु प्रकाश जी के पास फिर तहसीन जी आप बोलिएगा, क्योंकि 2-3 वक्ताओं ने ये बात कही कि क्यों हलफनामा दें राहुल गांधी, और सिर्फ राहुल गांधी क्यों हलफनामा दें, अनुराग ठाकुर क्यों नहीं हलफनामा देंगे? गुरु प्रकाश जी। नहीं सौरभ जी, ये बताइए आप मुझे, अभी मैं सुन रहा था बातों को। देखिए, आपने बार बार यही पूछा लोगों से और किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। ये आपने चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा नहीं देखा? किसी ने देखा ही नहीं है, कोई बिना देखे ही आ गया है। जब चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट बताया गया है इनका मुद्दा क्या है कि नाम कट गया, नाम कट गया है। कितने जिले में कितने नाम कटे उनके पास नहीं गया था क्या? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कम ये बात पब्लिक डोमेन पे आ गई है। पिछले 2 महीने से सौरभ जी यही हल्ला मचाया जा रहा था ना, तो प्रोग्राम में मना कर रहे हैं, आपको एडवांस में दे दिया गया था। कब दी गई थी? ऐसे नहीं होता। नहीं, देखिए आप सौरभ जी, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं ना हम लोग, तथ्यों के आधार पर बात करते हैं।
वही प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने भी देखा है सौरभ जी, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी देखा है, और आई एम श्योर वही प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी और महागठबंधन के लोगों ने भी देखा होगा। अगर उनको लगता है, आरजेडी या कांग्रेस को लगता है कि डिलीशंस की सूची आपको नहीं दी गई है, तो खींचिए आप चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में। आप तो खींचे हुए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, आप लेके जाइए उनको। कैसे मतलब हद करते हैं आप लोग, लाइव टीवी पे इस प्रकार से भ्रमित करने वाली बात आप कैसे कह सकते हैं। चुनाव आयुक्त ने आज सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में यह कहा, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वर गिवन द लिस्ट ऑफ डिलीशंस इन एडवांस। पहले ही दे दिया गया था, लेकिन अब चुप हो गए हैं। आपको अभी बिल्कुल सही कहा हर्षवर्धन जी ने कि एनआरकी की तरफ लेकर के जाना है आपको। लोकतंत्र में आस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ भाषणों से नहीं होता है। लगातार राहुल गांधी जी और विपक्ष के जितने नेता हैं वो अपने चुनाव के फायदे के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का सिलेक्टिवली उपयोग कर रहे हैं। सौरभ जी, टेंडेंसी ठीक नहीं है, ये टेंडेंसी बिल्कुल ठीक नहीं है। हम भी विपक्ष में रहे हैं, लेकिन क्या हमने आज तक ऐसा कहा कि नहीं सुप्रीम कोर्ट आप गलत बोल रहे हो, नहीं चुनाव आयोग आप गलत बोल रहे हो? आज तक हमने इनकी संवैधानिक निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा किया है। हम पराजित हुए, हमने पराजय को स्वीकार किया है। अटल जी कहा करते थे, और कल ही अटल जी की पुण्यतिथि थी, अटल जी ने कहा था कि मेरी आस्था इस देश के लोकतंत्र में है। हम विनम्र हैं, हम पराजय को भी स्वीकार करते हैं, हम विनम्र हैं, हम विजय को भी स्वीकार करते हैं। आपको चुनाव में इस भाव से आना चाहिए। लगातार 2 महीने से अनर्गल, आधारहीन, बेबुनियाद आरोप। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। आज विपक्ष औंधे मुंह गिर गया है। आज उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, तो उनको झूठा ठहरा रहे हैं। अभी तहसीन भाई कह रहे थे, रूल 20 की बात कर रहे थे। तहसीन भाई, आप जानकार व्यक्ति हो, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325 और अनुच्छेद 326 संविधान का क्या कहता है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोका है चुनाव आयोग को? नहीं रोका है। तो सुप्रीम कोर्ट पे सिलेक्टिवली आस्था करना, चुनाव आयोग पे सिलेक्टिवली आस्था करना, सौरभ जी टेंडेंसी ठीक नहीं है। ये देश को एनआरकी की तरफ लेकर जाएगा और इसका सरासर विरोध होगा। बोलिए तहसीन जी। देखिए, ये गुरु प्रकाश भाई की मैं बहुत तारीफ करता हूं। मैं कौन सा टॉपिक को कहां जोड़ लेते, तो मुझे फिर हमें क्या समय लगता, क्योंकि इतना सारा गलत बात कर देते। इसलिए मैं संक्षेप में बोलता हूं। रूल 20 में एफिडेविट के उसमें कहा, क्या मैंने कहा या किसी विपक्ष के नेता ने कहा एसआईआर नहीं होना चाहिए, इलीगल है? हम तो कह रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। इसमें सत्यप्रकाश जी कहते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, कि आज तक इलेक्शन फ्री और फेयर हो रहा है क्योंकि वोटर आईडी कार्ड है। सौरभ भाई प्रभु, यही तो वोटर आईडी कार्ड मेरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं मान रहा है। इसी को तो नहीं मान रहा था जिसमें सत्यप्रकाश भाई कह रहे थे फ्री और फेयर हो रहा है। तीसरी बात, गुरु प्रकाश जी, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, कह रहा कभी हमने इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल उठाया? मैं आपको एक बात सुनाता हूं। ये बात है 8:24 8 मई 2014 की। सौरभ भाई एक व्यक्ति कहते हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, इट इज अनफॉर्चुनेट, बहुत दुखद है कि इलेक्शन कमीशन को इंस्टीट्यूशन की परी नहीं है, वो कार्यकर्ता, और इसीलिए वो न्यूट्रल नहीं है, और हमारे कार्यकर्ता भी सत्याग्रह करेंगे। वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जब प्रधानमंत्री का चुनाव कर रहे थे। मैं आपको याद दिलाता हूं, 20 अगस्त 2002 में मेरे गुजरात के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, सर प्लीज, मैं आपने सवाल बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मुझे आप। उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमिश्नर, विवेक जी को, विनोद जी को बात याद होगी, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑर्डर वेटिकन से लेते और क्या सोनिया जी को चर्च में मिलते? इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 अगस्त को कहा इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता, मैं अपनी बात को यहां पर समाप्त करता हूं। देखिए, अगर लोग, जैसे मेरे गृह मंत्री कहते बिहार की पावन भूमि में कि घुसपैठिए मेरे मुल्क में वोट कर रहे हैं, अगर आपके टीवी पे आके लोग कह रहे कि हमारा नाम तो है अलग अलग वोटर लिस्ट में, हम बस निकालना भूल गए, और यही बात अनुराग ठाकुर जी कहते हैं, उनको 2 हफ्ते में लिस्ट मिल जाती कैसे तो भी, तो हम यही कह रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इस गड़बड़ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो शेर और शायरी छोड़ते, धमकी देना छोड़ते, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। जैसे मेरे प्रधानमंत्री ने कहा वर्धा सत्याग्रह पे जाना पड़ेगा, मैं तो मोदी जी के राह पे चलने वाला हूं, तो मोदी जी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल नहीं है, मैं उनके राह पे चल रहा हूं। अरे तहसीन जी, मुझे ये बताइए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग तो होती रहेगी, अब आप चुनाव आयोग से चाहते क्या हैं? कि वो ईसीआई की तरह काम करे, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नहीं। और बहुत क्लियर है, जो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी है, वोटर लिस्ट रीडेबल हो, पीरियड, रीडेबल वोटर लिस्ट हो, पब्लिक डोमेन। उन्होंने कहा नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने यह भी कहा, हाई कोर्ट का यह ऑर्डर था महाराष्ट्र के हमारे केस के अंदर, क्या वीडियो फुटेज रिलीज कर दिए, उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली कानून चेंज किया। क्यों किया रेट्रोस्पेक्टिवली कानून? वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था। सिलेक्टिवली आप एक कोर्ट का एक ऑर्डर मांगोगे, जो ऑर्डर आपके पक्ष में आप कानून चेंज करोगे। क्यों? जब उन्होंने कहा वोटर लिस्ट का उनको वोटर्स का आप उनको वीडियोग्राफी दीजिए, क्यों रेट्रोस्पेक्टिवली कानून चेंज किया? एक दूसरी चीज,
वेरी क्लियर ऑन दिस कि हम चाहते हैं कि जो 65 लाख लोग अभी उन्होंने नाम डाले इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के इसके बाद जो लोग का नाम नहीं आया, ये गलत बोलना बंद करे कि बीएलए नहीं किए। हमारे बीएलए के पास चिट्ठी है, ये लोग साइन करते, स्टैम्प करते, एक्नॉलेज नहीं करते। यहां पे आरजेडी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जयंत भाई, पूछे नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और ये कहते हैं बीएलओ के पास जाइए, बीएलए को अधिकार नहीं, बीएलओ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। और एक लास्ट चीज, अनुराग भाई और राहुल जी सेम चीज कह रहे कि बीएलओ ने गड़बड़ की, गृह मंत्री भी कह रहे बीएलओ ने गड़बड़ की, इस पे जो हमारे घुसपैठी है वो वोट कर रहे हैं। तो जो बीएलओ गड़बड़ कर रहे हैं उन्हीं बीएलओ पे ये अच्छा लोग ठीक है, rely एक कर रहे हैं। सेकंड, हर्षवर्धन जी का एक दुरुस्त करेंगे। क्विक इंटरवेंशन है, इसके बाद सत्यप्रकाश जी। हाँ बोलिए हर्षवर्धन जी। मैं छोड़ दूं शो आपका? देखिए सौरभ जी, जैन जी जितना आप बोले हैं लेट, आप तो बाद में ही आए, आपसे पहले वाले भी नहीं बोले इतना, ऐसा मत कीजिए कि मैं छोड़ दूं। नहीं, मुझे जाना है। मैं तो आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ कि मुझे लगा आप शायद रोक के कह रहे बैठा हैं। हुआ हूँ। अगर आप मुझे बोलने के लिए कहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज मैं आगे मैं बढ़ूं। कहूंगा आपको बोलने के लिए, लेकिन मेरे पास 6 मेहमान है ना कुल, तो सभी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम तो जो बात करना आपने मुझसे ये तो कहा नहीं कि मुझे जल्दी जाना है, आपने तो ताना मार दिया कि मैं प्रोग्राम छोड़ दूं। नहीं, अरे मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इसको आप व्यंग्य के रूप में क्यों अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि आपको जल्दी जाना है तो आप बोल लीजिए। मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टतः यह कहा कि आपको संचार के जितने माध्यम है, रेडियो, टीवी, अखबार, उसके जरिए पंचायत भवन से लेकर प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक आपको वजह के साथ जिन लोगों के नाम उड़ाए गए हैं, ये आपको नागरिक को बताना है, हर जनसाधारण को। सिर्फ राजनीतिक दलों के साथ जो ये लुका छिपी का खेल है उसको तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए आप। दूसरा, ये काम अगर किया होता चुनाव आयोग ने तो हमको अदालत का रुख ही नहीं करना पड़ता। मिसाल के तौर पर सौरभ नाम के एक बूथ पर अगर हमारे 25 लोगों के नाम उड़े तो हमको अगर पता नहीं होगा कि किस खास सौरभ का नाम उड़ा है तो हम कैसे रीच आउट करेंगे अमुक आदमी का नाम जुड़वाना है। दूसरा, चुनाव आयोग हो या कोई भी स्वायत्त संस्था, इस देश में कोई भी इंस्टीट्यूशन इनफॉलिबल नहीं है, और पहली मर्तबा नहीं है जब सरकार इस बात को लेकर आनाकानी कर रही थी कि चुनाव आयोग पर हम कोई बहस सदन के अंदर नहीं कर सकते। 95 में टीएन शेषन थे चुनाव आयुक्त, इसी लोकसभा में टीएन शेषन हाय हाय के नारे लगे, क्योंकि बिहार में 4 महीने तक चुनाव को खींचा गया और एक व्यक्ति राजनीतिक फैसले ले रहा था, उसके खिलाफ जबरदस्त इंटरवेंशन है शरद यादव जी का, सोमनाथ चटर्जी साहब का। और हम आज की बात नहीं है, इलाहाबाद में एक जनसभा में मोदी जी ने 2014 में चुनाव आयोग के बारे में किस किस तरह की टिप्पणी की, वो आप अपने फुटेज से निकाल कर देख लीजिए। हम आज भी यह मांग करते हैं कि बिहार में निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन मौजूदा चुनाव आयोग के रहते हुए, जो कि सुप्रीम कोर्ट को भी धता बताता है, पूरी ढिठाई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनर्गल बातें कहता है, इस ज्ञानेश कुमार के रहते हुए बिहार में निष्पक्ष चुनाव वैसे ही असंभव है। डिमांड ये कि पहले सीसी इस्तीफा दें, उसके बाद चुनाव फेयर मानेंगे आप। आम के पेड़ पर, बबूल के पेड़ पर आम का। एक ये नई डिमांड आई है कि अब मुख्य चुनाव आयोग को इस्तीफा देना चाहिए पहले। आज से जो यात्रा है हम लोगों की, वोटर माने अधिकार यात्रा, वो इसीलिए है कि हम जनता को बता सकें। अब आप ये मांग कर रहे हैं और इसको आप आधिकारिक तौर पर कहेंगे, आपकी पार्टी मांग करेगी कि सीसी इस्तीफा दे, तभी आप लोग चुनाव को ठीक मानेंगे? हम तो कह रहे हैं कि सीसी इस्तीफा ही नहीं दे, बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो जिस तरह से नियुक्ति होती है उसमें सीजेआई को शामिल किया जाए, चीफ जस्टिस को, उसको तो हटा दिया। अब बोलिए हर्षवर्धन जी, फिर सत्यप्रकाश जी में आ रहा हूँ, बोलिए हर्षवर्धन। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो ये विपक्षी पार्टियों के लोग झूठ बोलते हैं कि सीजीआई उस कमेटी में हुआ करता था जिसको हटा दिया गया। कम से कम झूठ नहीं बोलना चाहिए, या तो पढ़ लिख के आए, और अगर जानकारी है और फिर झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये बेईमानी कर रहे हैं। सीजीआई एडहॉक तरीके से उसमें शामिल था, क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप एक व्यवस्था बनाइए, वो व्यवस्था बन गई और वो हो गया, वरना तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चुनाव आयुक्त बना करते थे। अब दूसरी बात, जब ये विपक्ष कहने लगे कि हमारे हिसाब से सीईसी बनाओ, तब तो हम चुनाव कराएंगे। और अभी एक शब्द आया, बड़ा अच्छा शब्द तहसीन भाई ने इस्तेमाल किया, किसी भी नियम कानून में उसके बाद आप बेहतर जवाब दे ठीक नहीं होता। किसी भी चीज में रेट्रोस्पेक्टिव लागू करना न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। ये अक्सर जस्टिस में कहा जाता है। यहां तक कि कोई आप टैक्स का मामला है, कोई आप कानून का मामला है, किसी के खिलाफ कोई मामला है, 3 साल पहले तुमने ट्रैफिक लाइट का सिग्नल वो तोड़ दिया। ये जो पूरा मसला है क्या है, राहुल गांधी नहीं बन पाए प्रधानमंत्री, 99 से आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो ये तमाशा कर रहे हैं।
वरना मुश्किल कहां है। और जब आप पीछे की चीज पर संदेह खड़ा करना हो तो वो सबसे आसान होता है सौरभ जी, सबसे आसान होता है। मैं ये कह दूं कि ठीक है, मैं पिछली डिबेट में जो मैंने आपसे बात की थी, आपने हमको समय नहीं दिया था, उसकी वजह से मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। मेरा चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं, इसलिए सीईसी बदल दो। और आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है, कमाल की बात है, सिर्फ नाम बदला है। अभी तक ये लोग राजीव कुमार को कह रहे थे, अब ज्ञानेश कुमार जी को कह रहे हैं, कल को कोई और आएगा उसको भी कहेंगे। इनका सीईसी में नहीं, लोकतंत्र में भरोसा डगमगा गया है, क्योंकि ये चुनाव हार रहे हैं और हारते हुए इस तरह से निराशा भरी और लोकतंत्र को संदेह में डालने वाली बात कर रहे हैं। सत्य प्रकाश जी, अब तो वो कह रहे हैं पहले चुनाव आयोग बदलिए, व्यवस्था बदलिए चुनाव आयोग के चुने जाने की, तब मानेंगे हम कि चुनाव ठीक होगा। देखिए सौरभ जी, अगर धर्मराज, न्याय के देवता धर्मराज जी को भी ला करके चुनाव आयुक्त बना दिया जाए, तो ये राजद जब हारेगी और कांग्रेस जब हार जाएगी तो फिर कहेंगे नहीं अब ये धर्मराज रहे नहीं। इनकी एक दिक्कत क्या है कि हार को पचा नहीं पा रहे हैं और फिर कहते हैं कि चुनाव आयोग भी संदेह से परे नहीं है, उस पर भी संशय। ठीक है वो सारी बातें आपकी, लेकिन एक बात तो मानेंगे ना आप कि तेजस्वी यादव जी ने बिहार में अगर 70 से ऊपर सीटें जीती थी और लोकसभा में भी कुछ सीटें कांग्रेस और तेजस्वी जी ने जीता, तो कहीं ना कहीं आपको वोट मिला और पारदर्शिता थी, तभी आप चुनाव जीत करके आए। अगर सभी संस्थाओं के प्रति इस तरह की अलोकतांत्रिक प्रक्रिया राजद और कांग्रेस करेगी, तो ये जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि लोकतंत्र में इनका यकीन नहीं, लालू जी तो पहले भी लाठी तंत्र से ही चुनाव जीतते थे, बैलेट बॉक्स से वो कहते थे जिन्न निकलेगा। वोटर आईडी कार्ड का विरोध किया था लालू जी ने 1993 में, टीएन शेषन के पास पहुंचे, हाथ में एक टॉफी लिया, टीएन शेषन जी को खिला दिया, कहा कि नहीं गरीब लोग कैसे वोटर आईडी बनाएगा। तो इनका किसी भी प्रगतिशील समाज के किसी भी तथ्य में कोई यकीन है नहीं। दूसरी बात एक मैं और कहना चाहता हूं, हाँ ये यकीन कर सकते हैं अगर कल राहुल जी को चुनाव आयुक्त बना दिया जाए और तेजस्वी जी को उप चुनाव आयुक्त बना दिया जाए और वहीं से फैसला हो, एक दफ्तर कांग्रेस के चुनाव आयोग का, एक दफ्तर कांग्रेस के घर में, एक दफ्तर लालू जी और तेजस्वी जी के घर में बना देंगे और उनसे आदेश लेता रहेगा, तो इनको लगेगा चुनाव आयोग बहुत उत्तम काम कर रहा है। इन्होंने भारत के लोकतंत्र को मजाक समझ लिया है क्या जी? ये एक सही वक्त है, मैं कई डिबेट में बोल चुका हूं कि अब एक बात पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अनर्गल टिप्पणी और आरोप लगा करके किसी भी संवैधानिक संस्था पर बिना सब्सटेंटिव एविडेंस के अगर ऐसा करता है, उस व्यक्ति को 2 साल की सजा होनी चाहिए और उसके चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। भारत का लोकतंत्र मैच्योर हो रहा है, दुनिया में महाशक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। और ठीक है सत्य प्रकाश जी, मेरे पास एक्चुअली समय नहीं है, लेकिन मैं विनोद जी का कमेंट जाते हुए जरूर लेना चाहता हूं। नहीं है तो कहेंगे चुनाव राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाएं, उनकी राजनीतिक जरूरतें और मजबूरियां होती हैं। सवाल यह है कि आम आदमी का इस तंत्र से, इस व्यवस्था से विश्वास नहीं उठना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम भाई आरजेडी के प्रवक्ता ने जो कहा ये इनकी पार्टी की आधिकारिक मांग है या नहीं कि मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दें, प्रक्रिया बदले चुनाव आयुक्त को चुनने की, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल करें, वरना हम चुनाव को फेयर नहीं मानेंगे। चुनाव तो यही कराने जा रहे हैं ना, मुख्य चुनाव आयुक्त कहीं जा रहे हैं, का काम है। तो आगे क्या विनोद जी? दायरा है न्यायपालिका, तो प्रकाश जी थोड़ा शांत हो जाए तो मैं बोलूं, सुन लीजिएगा चुनाव कराएगी, उसमें जुडिशियरी। बोलिए सर। सत्यप्रकाश जी, विनोद जी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। एक लोकतंत्र के लिए नहीं है। देखिए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही दोनों चुनाव आयुक्तों को इस्तीफा देने की जरूरत है। बस जरूरत इस बात की है कि जो भी प्रक्रिया, जो आज उन्होंने काफी कुछ स्पष्ट भी की है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर, लेकिन जो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है, अगर ये चुनाव आयोग पहले ही मान लेता तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई हर बात में अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तब दिक्कत आती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चुनाव आयोग अपना काम पारदर्शी तरीके से करे, सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर करे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अब ज्ञानेश कुमार अगर मान लीजिए, अरे सत्यप्रकाश जी मुझे सुन लीजिए प्लीज, सत्यप्रकाश जी समय भी नहीं है, लगातार आप बेरोक तो बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए कृपा करके, मैं भी बोल रहा हूं भाई, थोड़ा सा उतनी देर से आप मुझे बोल लेने दीजिए। देखिए चुनाव आयोग, राजीव कुमार थे, उन पर भरोसा नहीं था, आज ज्ञानेश कुमार, उन पर भरोसा नहीं है, कल को कोई और कुमार आ जाएंगे तो उन पर भरोसा नहीं होगा, ये कोई बात नहीं होती है। चुनाव आयुक्त जो भी है उन पर भरोसा करना चाहिए, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। और विपक्ष को भी देखिए, सारे चुनाव आयोगों ने ही कराए हैं लगातार 1952 से लेकर चुनाव हुए, और उस समय भी सरकार ही तय करती थी कि चुनाव आयुक्त कौन होगा। पहले तो एक ही चुनाव आयुक्त होता था, बाद में उसको 3 सदस्यीय किया गया,
तब भी सरकार ही तय करती थी, सरकार ही अपॉइंट करती थी, जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले भी। तो ये सवाल उठाना ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग, बस खाली चुनाव आयोग सारा काम अपना पारदर्शी तरीके से करे, और जनता को भरोसा होना चाहिए। राजनीतिक दलों को भरोसा हो या ना हो, लेकिन राजनीतिक दलों को विश्वास में लेके काम करना चाहिए, सभी दलों को। और आज चुनाव आयोग ने जो कहा कि हमारे लिए सभी दल बराबर है, वो कहने के साथ साथ उसको कथनी को करने में भी वो चुनाव आयोग की कंडक्ट में भी दिखे, और कोई हाँ, बात ऐसी भी ना कही जाए पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, इससे आम लोगों का भरोसा इस व्यवस्था से उठे। उस पर आप कार्रवाई करें जी। वो जो हो उससे फिर सर, समय होता है। बिल्कुल नहीं है मेरे पास। विनोद जी बहुत धन्यवाद, हर्षवर्धन जी शुक्रिया आपका, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, सत्यप्रकाश मिश्रा जी, तहसीन पूनावाला जी, जयंत जिज्ञासु जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।